एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि कंफर्म हो जाए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। देखिए, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हम अपने YouTube चैनल यानी कि कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर YouTube चैनल पर अब वेब डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनिंग से संबंधित MCQs की भी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, है ना। जैसे कुछ एग्ज़ाम्स हैं, उन एग्ज़ाम में वेब डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनिंग टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, तो ऑब्वियस है कि इससे संबंधित क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाएंगे। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूँ, ठीक है। तो एक काम करेंगे, हम एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे और उस प्लेलिस्ट का नाम रख देंगे वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वेब का मतलब यहाँ पर वेबसाइट से है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट की जगह शॉर्ट में वेब डेवलपमेंट लिख देंगे। और इसमें जितनी भी मैं प्रैक्टिस की क्लासेस आपको कराऊँ, ये सभी आप देख लेना अगर आपके एग्ज़ाम में वेब डिज़ाइन या वेब डेवलपमेंट पूछा जाना हो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर वेब डिज़ाइन या वेब डेवलपमेंट में बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखो, यहाँ पर बेसिकली हम पढ़ेंगे जैसे HTML के बारे में, यानी कि HTML के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। CSS के बारे में पढ़ लेंगे, कास्केडिंग स्टाइल शीट जिन्हें कहा जाता है। जावा स्क्रिप्ट वगैरह के क्वेश्चंस है ना, हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने ना HTML CSS जावा स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ रखा है थ्योरेटिकल वे में, है ना, मेरे से अगर पढ़ रखा है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो मैं फिर से बताता हूँ, एक प्लेलिस्ट बना देंगे और उस प्लेलिस्ट में वेब डेवलपमेंट से संबंधित MCQs की क्लासेस मैं आपको देता जाऊँगा, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये फर्स्ट क्लास है, इस फर्स्ट क्लास में क्वेश्चंस लेते हैं बिल्कुल फंडामेंटल से, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल फंडामेंटल से क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि देखो फर्स्ट क्लास है, तो बिल्कुल इनिशियली या शुरुआत से जो क्वेश्चंस है ना होने चाहिए, वहीं से लेके चलेंगे, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ जो मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, है ना, ये मोस्ट ऑफ द PYQ होंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी मैं आपको कराता जाऊँगा, ठीक है। तो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। पढ़िए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू जनरेट द डायनेमिक वेब पेजेस। हिंदी में कहा जाएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गतिशील वेब पेज। अब देखो, प्रॉपर अगर हिंदी में लिखा जाए तो डायनेमिक को गतिशील लिख दिया है, वरना लिखना नहीं चाहिए था हिंदी में, क्योंकि हिंदी में भी अगर इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो डायनेमिक शब्द की जगह डायनेमिक ही लिखा आएगा, ठीक है, या लिखा जाना चाहिए। तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ हिंदी में। निम्नलिखित में से किसका उपयोग डायनेमिक वेब पेज को बनाने के लिए नहीं किया जाता, ठीक है जी। ऑप्शन हमारे सामने रखा, PHP, ASP.NET, JSP और नन ऑफ दीज। अब देखो यहाँ पूछ क्या रहा है, तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पर कि वेब पेज बनाने हैं हमको, और डायनेमिक वेब पेज। ये डायनेमिक वेब पेज क्या होता है? डायनेमिक वेब पेज का सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा वेब पेज जिसमें है ना कोई रियल टाइम डाटा बार बार चेंज हो रहा हो, अपडेट हो रहा हो। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप कोई वेबसाइट देखते हैं और वो क्रिकेट मैच के ऊपर बनाई गई वेबसाइट है, जिसमें लाइव क्रिकेट मैच का है ना स्कोर दिखाया जा रहा हो, क्लियर है। सपोज दैट आप है ना कोई लाइव क्रिकेट मैच चल रहा है और उसका स्कोर वेबसाइट पर देख रहे हैं, वीडियो नहीं चल रही वेबसाइट पर, केवल स्कोर दिखाया जा रहा है कि इस समय पर इंडिया ने मान लो इतने रन बना दिए, इस समय ये आउट हो गया। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि रियल टाइम डाटा अगर किसी वेबसाइट में टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है तो उसी को डायनेमिक वेब पेज, डायनेमिक वेबसाइट इस तरीके से बोला जाएगा। अब बात यहाँ पर यह पूछी जा रही है कि इनमें से वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल डायनेमिक वेब पेज को बनाने में नहीं होता है। तो देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, अगर आप है ना डायनेमिक वेबसाइट बनाएंगे, अगर आप डायनेमिक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक बात और समझ लीजिए कि आपको चाहे डायनेमिक हो, चाहे एक शब्द और होता है स्टैटिक। स्टैटिक वेबसाइट भी होती हैं जिनमें केवल मतलब एक कांस्टेंट डाटा है ना दिखा दिया जाता है वेबसाइट के अंदर, वो टाइम टू टाइम पे चेंज नहीं होता, रियल टाइम पे तो चेंज नहीं होता। वो अलग बात है कि जो वेबसाइट का ओनर है वो कभी अगर वेबसाइट का डाटा चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकता है, बट बिल्कुल रियल टाइम पे ना स्टैटिक वेबसाइट में डाटा चेंज नहीं होता है, ठीक है। डायनेमिक वेबसाइट्स में टाइम टू टाइम पर रियल टाइम के हिसाब से डाटा चेंज होता रहता है, ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है।
अब मेन मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एक वेबसाइट की, ठीक है जी। डायनेमिक शब्द को बाद में लेंगे, ठीक। तो हम है ना अगर कोई वेबसाइट बनाते हैं तो बेटा ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बेसिकली है ना दो तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो होती है बेटा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का मतलब होता है जो वेबसाइट हमें दिखाई दे रही है उसी को फ्रंट एंड के नाम से बोलते हैं। जैसे मान लो कोई वेबसाइट है जिसको हम देख रहे हैं, जैसे क्रिकेट की कोई वेबसाइट है जिस पर लाइव अपडेट वगैरह हम देख रहे हैं किसी मैच की, तो वो फ्रंट एंड कहलाता है। और दूसरा है ना होगा दैट इज बैक एंड, इसको बैक एंड के नाम से बोल दिया जाता है। अब बैक एंड का मतलब ये हो गया कि जो डाटा आपको दिखाया जा रहा है इस समय, जैसे सपोज दैट क्रिकेट मैच का अगर आप डाटा देख रहे हैं तो जो डाटा आपको दिखाया जा रहा है ना वो बेसिकली किसी ना किसी डाटा बेस में अपडेट किया जा रहा होगा। यानी कोई बैठा होगा जो अपने एक डाटा बेस में ये डाटा चेंज करेगा, जैसे इंडिया के अभी 100 रन पूरे हो गए तो 100 लिख देगा, फिर अभी एक चौका लग गया तो 104 रन हो गए तो 104 कर देगा। तो जैसे जैसे डाटा बेस में ना डाटा अपडेट हो रहा होगा वो वेबसाइट पे भी रिफ्लेक्ट होता जाता है। आप समझ में आ गई बात। यानी कि अगर कोई भी हम वेबसाइट की बात करें, कोई भी हो सकती है चाहे डायनेमिक या स्टैटिक कोई भी वेबसाइट हो, तो उसमें बेसिकली दो एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, हम जो देख रहे होते हैं, और उसी वेबसाइट का एक बैक एंड भी होता है जिससे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, इस पर कोई ना कोई बैक साइड में काम कर रहा होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ जो टेक्नोलॉजी के नाम लिखे हैं ना, जैसे कि PHP लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है ASP.NET, यहाँ पर ASP का मतलब होता है एक्टिव सर्वर पेजेस, और जैसे लिखा हुआ है JSP तो इसका फुल फॉर्म होता है जावा सर्वर पेजेस, और लिखा है PHP का भी अपना एक फुल फॉर्म है पर्सनल होम पेज, पहले कहा जाता था, अभी इसको हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर कहा जाता है। तो बेसिकली ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना ये बैक एंड पर काम करने वाली टेक्नोलॉजी है। अगर जैसे हम फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड पर है ना हम HTML को यूज़ होता हुआ देखते हैं, CSS को यूज़ होता हुआ देखते हैं, जावा स्क्रिप्ट को यूज़ होता हुआ देखते हैं, तो ये फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी होती हैं, ठीक है। यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कास्केडिंग स्टाइल शीट और जावा स्क्रिप्ट। तो बेसिकली यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है ना वो इस तरीके से पूछा है कि अगर मान लो हम डायनेमिक वेबसाइट ही बना रहे हैं, ठीक, तो उस केस में इनमें से किसका उपयोग नहीं होगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गति यानी डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए नहीं किया जाता। तो मुझे ये बताओ, डायनेमिक वेबसाइट बन रही है तो दोनों ही एंड होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं ABC, इसकी जगह 6 ऑप्शन दे रखे होते हैं तो अभी हम जज कर लेते हैं, यानी कि 3 ऑप्शन तो ये हो गए, 3 ऑप्शन ये और हो जाते हैं। तो अगर ये 6 ऑप्शन भी हमें दे रखे होते तो अभी हम बता देते हैं कि इन सब का इस्तेमाल डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए या कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए होता है। 3 का इस्तेमाल जैसे यहाँ पर लिखा है इनका फ्रंट एंड पर और इनका इस्तेमाल बैक एंड पर किया जाता है। और भी एग्जाम्पल होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर ही 3 एग्जाम्पल और यहाँ पर ही 3 एग्जाम्पल होंगे, यहाँ पर भी और एग्जाम्पल हो सकते हैं और यहाँ पर भी और एग्जाम्पल हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? बट होंगे ऐसे ही, ठीक है। तो डायनेमिक वेब पेज या वेबसाइट बनाने के लिए PHP का इस्तेमाल होता है, हाँ, बैक एंड पर। ASP.NET का इस्तेमाल होता है, हाँ, बैक एंड पर। JSP का इस्तेमाल होता है बैक एंड पर, हाँ, होता है। इसका मतलब डायनेमिक वेबसाइट अगर बनाने जा रहे हो तो वहाँ पर हम इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि पूछा गया है कि इनमें से किसका यूज़ नहीं होगा, तो बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें वो ऑप्शन है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ठीक है, इनमें वो ऑप्शन है ही नहीं जिसको हमें नहीं कहना है, तो इसलिए नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। आप समझे या नहीं? एक बार फिर से समझ लो, कह रहा है कि इनमें से कौन सा डायनेमिक वेब पेज या वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ में नहीं लाया जाता। तो PHP लाया जाता है, हाँ, ASP.NET लाया जाता है, हाँ, JSP लाया जाता है, हाँ। तो है कोई ऑप्शन इनमें जिसका यूज़ नहीं करते? नहीं। तो वो ऑप्शन यहाँ दे ही नहीं रखा, इसका मतलब नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो ये पॉइंट है ना आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है ए पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन द वेब पेज एसोसिएटेड विद अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। हिंदी में कहा जाएगा किसी वेब पेज पर किसी अन्य वेब पेज से संबंधित आइकन या छवि के टुकड़े को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा है URL, हाइपरलिंक, प्लगइन और नन ऑफ दीज। देखो मैं समझाता हूँ। सपोज दैट कि आप है ना कोई वेबसाइट देख रहे हैं और उस वेबसाइट का वेब पेज है आपके सामने। ये बात हम सभी लोगों को पता है कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट होती है
कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेजेस, यानी बहुत सारे वेब पेजेस को इंटर रिलेट कर दिया जाए, आपस में जोड़ दिया जाए तो उनसे वेबसाइट बनती है। ठीक है, तो सपोज दैट कि यहाँ किसी वेबसाइट का वेब पेज नंबर 1 है और ये ऐसे ही किसी वेबसाइट का वेब पेज नंबर 2 है। ठीक, अब यहाँ पर सपोज दैट कोई आइकन वगैरह बना हुआ है या कोई इमेज बनी हुई है जिस पर क्लिक करने पर हम यहाँ अगर आ जाएं दूसरे वेब पेज पर, तो यहाँ बेसिकली इसे क्या कहा जाता है, इसे बेसिकली हाइपर लिंक के नाम से बोला जाएगा। तो इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बेटा दैट इज हाइपर लिंक। ठीक है, या फिर है ना लिंक भी कह सकते हो। इज दैट क्लियर? अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब वेबसाइट वेब पेज की हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पर हाइपर लिंक या लिंक के लिए किसी इमेज या आइकन का इस्तेमाल भी हो जाता है ना, या फिर एक सिंपल टेक्स्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बट जैसे हमने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अगर पढ़ा है तो वहाँ पर हाइपर लिंक के लिए जनरली एक टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कुछ शब्द लिखे होंगे, है ना, वो हाइपर लिंक बनता है। यहाँ पर कोई इमेज है या आइकन को जनरली हाइपर लिंक बनाया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी यूआरएल लिखा था ऑप्शन में, तो यूआरएल तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि वेबसाइट का एड्रेस होता है, वो सही आंसर नहीं है। और प्लगइन ऑप्शन डी सी में जो लिखा हुआ है, प्लगइन का बेसिकली मतलब क्या है ये भी समझा देता हूँ मैं आपको। सपोज दैट कि कोई वेबसाइट है, ठीक है, और उस वेबसाइट पर मान लीजिए कोई वीडियो को प्ले करना है, कोई वीडियो चलानी है, और उस वीडियो को पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, वीडियो सॉफ्टवेयर के अंदर ही चलाना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, तो वो कैसे चलाएंगे? देखिए, ये जो वेबसाइट का ओनर है ना, वो अपनी वेबसाइट में मेन चेंज नहीं करना चाहता, मतलब कि वो अपनी वेबसाइट में इस वीडियो को चलाने वाले सॉफ्टवेयर को ऐड नहीं करना चाहता। तो वो क्या करेगा, वो एक प्लगइन डाल देगा वेबसाइट पर। अब प्लगइन से क्या होगा, जैसे ही प्लगइन आएगा तो आप अपने कंप्यूटर में जैसे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस पर प्लगइन दिखाई देगा आपको, प्लगइन को डाउनलोड कर लीजिए और अपने कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल कर लीजिए या डाल दीजिए। अब जैसे ही आपके कंप्यूटर में प्लगइन आ जाएगा, यानी कि वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा, इसके बाद अगर आप वेबसाइट पे जो वीडियो है उसे प्ले करेंगे तो वो वीडियो प्ले हो जाएगी। अगर उस वीडियो को चलाने वाला प्लगइन सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं होगा तो आप उस वेबसाइट पर उस वीडियो को प्ले करके नहीं देख सकते। ठीक है ना, तो प्लगइन बेसिकली एडिशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वेबसाइट बिल्डर्स यानी वेबसाइट बनाने वाले लोग अपनी मेन वेबसाइट में ना डालकर वेबसाइट के साथ दे देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब सर्वर, निम्नलिखित में से कौन वेब सर्वर है। अब ये वेब सर्वर क्या होता है, देखो हमें पता है कि अगर हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो इसका डाटा कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेब सर्वर से ही आ रहा होगा, जिसको सर्वर कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो वहाँ बेसिकली कई सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, वेब सर्वर टेक्नोलॉजी, तो उनका नाम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता, ये तो एक वेब ब्राउज़र का नाम है। पोस्ट फिक्स नहीं होता है, बिंड के नाम से भी नहीं होता। बिंग तो आपने नाम सुना होगा, BING, वो एक सर्च इंजन का नाम है, तो वो तो सर्च इंजन होता है। और लास्ट में लिखा है ऑप्शन डी यानी कि अपाचे, तो ये एक वेब सर्वर का ही नाम होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ अपाचे। ठीक है, एक अपाचे है या फिर एक नाम और भी होता है टॉम कैट अपाचे, एक ISS भी नाम होता है जिसे इंटरनेट सर्विसेज के नाम से बोला जाता है। ठीक है, और भी कई सारे वेब सर्वर्स के नाम होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो ऑप्शन हमारे सामने है उनमें सही आंसर होगा अपाचे के नाम से। ठीक है, ठीक, तो इसके बाद है ना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए, मैं यही बोलूँगा कि जैसे अगर वेब सर्वर के सभी नाम की लिस्ट अगर आपको देखनी है ना, तो आप गूगल पे जाना और बस ये डाल देना लिस्ट ऑफ वेब सर्वर नेम्स, बस सारे है ना वेब सर्वर के नाम आपके सामने आ जाएंगे। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बोला है www इज बेस्ड ऑन विच मॉडल, यानी www किस मॉडल पर आधारित है। देखो www का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि एक ग्लोबल नेटवर्क नेम है, यानी वैश्विक नेटवर्क का नाम, जो हमें यह दर्शाता है कि पूरी दुनिया एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है, पूरी दुनिया एक ही नेटवर्क के अंतर्गत एक दूसरे को डाटा भेज रही है। तो यहाँ बेसिकली हम
देख क्या रहे हैं इसमें, हम यहाँ ये देख रहे होते हैं कि कुछ कंप्यूटर तो क्लाइंट कंप्यूटर कहलाते हैं और कुछ कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर कहलाते हैं, है नहीं। जैसे हमारे पास अगर कोई पीसी है हमारा, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर है, कोई स्मार्टफोन है, टैबलेट है, कुछ भी है हमारे पास, या लैपटॉप वगैरह कुछ भी है, तो इसमें अगर हमें इंटरनेट के थ्रू या ऐसे बोल दीजिए वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू कोई डाटा ले मंगाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो बेसिकली वो किसी ना किसी सर्वर कंप्यूटर से ही आएगा। किससे आएगा? सर्वर कंप्यूटर से ही आएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? भाई जैसे अगर है ना हम YouTube से है ना कोई वीडियो वगैरह भी देख रहे हैं ना, तो वो भी तो YouTube के सर्वर कंप्यूटर से ही हमारे पास उठ के आती होगी। तो बेसिकली हम ये देखते हैं इस पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में कि डाटा हमारा एक कॉमन सिस्टम पर रखा हुआ है जिसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, और वहाँ से डाटा इंटरनेट के थ्रू हमारे कंप्यूटर पर, हमारे पीसी पर आ जाता है। तो इस पूरे आर्किटेक्चर को, इस पूरे मॉडल को क्या कह सकते हैं? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, दैट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लियर है? अब देखो ये तो सर्वर कंप्यूटर हो गया, अब ये जो हमारा पीसी है ना, इसी को आप है ना क्लाइंट के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे बोल दीजिए कि ये जो पीसी है यहाँ पर, ये कहलाती है बेसिकली क्लाइंट साइड और ये कहलाती है बेसिकली सर्वर साइड। ठीक है बेटा, चलो तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड, कह रहा है द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड, यानी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है। कोई भी वेबसाइट ओपन करिए, ऑब्वियस है उसका सबसे पहला पेज तो आपके सामने आएगा ही आएगा, और उस पहले पेज को एक नाम दिया जाता है, स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज होम पेज, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है जी। अब आप बोलेंगे सर किसी भी वेबसाइट के बाकी जो पेजेस होते हैं क्या उनका भी अपना कोई नाम होता है? तो आंसर है नहीं, और कोई नाम नहीं होता। पहले पेज को है ना होम पेज बोल देते हैं, बाकी सभी बाकी के जो वेब पेजेस होंगे उनको वेब पेज के नाम से ही बोला जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसको क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज फॉर द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इन वेब डेवलपमेंट। हिंदी में कहा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा आमतौर पर वेब विकास यानी वेब डेवलपमेंट में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए उपयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन की भाषा को थोड़ा सा आसान कर दें तो ऐसा ही बोला जा सकता है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल सर्वर साइड पर किया जाता है, सर्वर सेटअप करने के लिए, सर्वर साइड पर काम करने के लिए, या सर्वर साइड बनाने के लिए किया जाता है। तो अभी याद है थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखा था क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, तो जो नाम लिखे थे ना वो टेक्नोलॉजी या लैंग्वेजेस के ही नाम होते हैं। लैंग्वेज को टेक्नोलॉजी के नाम से भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सर्वर साइड पे मैंने क्या क्या लिखा था, PHP लिखा था मैंने ना, वहाँ पर ASP.NET लिखा था मैंने, JSP लिखा था, है ना कुछ। अब ऑप्शन देख लेते हैं, क्या HTML सर्वर साइड होता है? ना, क्लाइंट साइड पर होता है। CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब क्लाइंट साइड की टेक्नोलॉजी या प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन डी पे लिखा है यानी कि PHP, वही सर्वर साइड लैंग्वेज का आंसर होगा। ठीक है जी, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी यानी कि PHP। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, PHP को पहले पर्सनल होम पेज कहा जाता था, बाद में इसकी फुल फॉर्म को चेंज कर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर कर दिया गया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रीड द HTML पेज एंड रेंडर इट। हिंदी में कहा जाएगा निम्नलिखित में से किसका उपयोग HTML पेज को पढ़ने और उसे रेंडर करने के लिए किया जाता है। देखो रीड करना तो समझ में भी आ रहा है कि HTML पेज है हमारे पास, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भाषा में बना हुआ कोई वेब पेज, उसको रीड कौन करता है? ठीक है, क्योंकि देखो सीधे ही है ना कोई वेब पेज जब बनाया जाएगा वो मतलब किसी वेब ब्राउज़र में तो बनता नहीं है भाई। अगर कोई वेबसाइट वगैरह आप ओपन करते हैं तो वो सब कहाँ दिखाई देती है? वो सब है ना हमें वेब ब्राउज़र के अंदर दिखाई देती है ना, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब वेब ब्राउज़र के नाम होते हैं जिनमें वेबसाइट्स ओपन करते हैं। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि कोई अगर वेब पेज आप बना रहे हैं तो सीधे वेब ब्राउज़र में नहीं बनता, वो आप किसी एडिटर में बनाएंगे। ठीक है, यानी वेबसाइट या वेब पेज एडिटर्स होते हैं, उनमें आप कोडिंग करके वेब पेज बना लेंगे।
अब इस वेब पेज को आपको रीड कराना है ताकि एक आउटपुट आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर बेसिकली काम करता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र ही हमारे HTML पेज के कोड को रीड करता है और हमें दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ जो सही आंसर है वो वेब ब्राउज़र होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बाकी रेंडर करने का मतलब क्या होता है? रेंडर का मतलब भी आप ऐसे समझ लीजिए कि एक प्रॉपर तरीके से दिखाना, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रॉपर तरीके से वो वेबसाइट का कंटेंट दिखाना। ठीक है, तो वेब पेज को रीड करना और रेंडर करना, ये सब वेब ब्राउज़र का ही काम होता है। बाकी देखो ऑप्शन में वेब सर्वर लिखा था, ये सही आंसर नहीं था। वेब मैट्रिक्स नहीं होता है कुछ भी, और चौथे पर यानी डी ऑप्शन पे नन ऑफ दीज रखा, तो सही आंसर है वेब ब्राउज़र। अब समझ में आ गया नहीं? वेब ब्राउज़र ही हमारे वेब पेज को रीड करके हमें दिखा रहा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और देखते हैं क्या कह रहा है ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ देम इज अ पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस इन जावास्क्रिप्ट। हिंदी में कहा जाएगा इनमें से कौन सा जावास्क्रिप्ट में उपयोगकर्ता इंटरफेस बनाने के लिए एक लोकप्रिय फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। ये बात तो हम सभी लोगों को पता है कि जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल फ्रंट एंड को बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी कह दो या इसे फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ठीक है, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर भी है ना कई सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं। फ्रेमवर्क को है ना आप ऐसे समझ लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप वेब पेज बनाओगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर है ना कई सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर फ्रेमवर्क है उसका नाम है एंगुलर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी और भी ऑप्शन दे रखे थे, जैसे जैंगो दे रखा है, फ्लास्क दे रखा है, node.js दे रखा है, ये भी फ्रेमवर्क्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के, बट जो एंगुलर है ना वो फेमस फ्रेमवर्क होता है, मतलब वेब पेज वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रही है ये? कह रहा है व्हाट आर फॉर्म्स इन द वेब प्रोग्रामिंग, यानी कि वेब प्रोग्रामिंग में फॉर्म क्या चीज़ है। पहले तो ये समझिए कि कोई फॉर्म का नाम आपने सुना है इंटरनेट वेबसाइट वेब पेजेस के केस में, कि एक कोई वेब फॉर्म या फॉर्म होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जनरली आपने ना गूगल फॉर्म का नाम सुना होगा, है ना। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, एक सर्वे वगैरह करवाना चाहते हैं तो एक गूगल फॉर्म जनरेट कर देते हैं और वो आपको लिंक भेज देंगे, फिर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक गूगल फॉर्म टाइप का खुलेगा, उस पर आप अपनी जो भी बातें हैं वो पूछता जा रहा है वो लिखते जाना। ठीक है, और ये सारी बातें लिखने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो वो गूगल फॉर्म चला जाता है सर्वर साइड पर, और वहाँ जिसने भी ये गूगल फॉर्म बनाया है वो उसको यूज़ कर लेता है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके वो उसे यूज़ कर लेगा। तो कुछ इसी तरीके से फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऑप्शन देखकर हम सही आंसर को पकड़ेंगे। देखो ऑप्शन ए पे लिखा है दे आर मैट्रिसेस ऑन द वेब पेज, यानी किसी वेब पेज पर कोई मैट्रिसेस को हम है ना फॉर्म कहते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन बी पे लिखा है दे आर यूज टू क्रिएट टेबल डाटा एंड इट्स इन्फॉर्मेशन, यानी फॉर्म बेसिकली कोई टेबल से संबंधित चीज़ है, नहीं फॉर्म में है ना टेबल का क्या काम। फॉर्म में बेसिकली हमसे इन्फॉर्मेशन या डाटा या इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, हम भरते जाते हैं। ऑप्शन सी पर लिखा है दे अलाउ यू टू एंटर द डेटा एंड विच कैन बी प्रोसेस टू द सर्वर। जो मैं अभी आपको समझा रहा था फॉर्म्स के बारे में, लगभग उसी से ही बात मिलती जुलती यहाँ पर लग रही है, फिर भी हम ऑप्शन डी को ज़रूर पढ़ लेंगे। डी पर लिखा है दे आर इन्फॉर्मेशन फिल्ड बाय द सर्वर साइड, नहीं फॉर्म्स हमेशा जो फिल किए जाते हैं वो क्लाइंट साइड पर फिल किए जाएंगे, सर्वर साइड पर प्रोसेस होंगे। तो हम समझ गए यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दे अलाउ यू टू एंटर डेटा, यानी कि एक फॉर्म आपके सामने खुला हुआ है जिसमें आप डेटा एंटर करेंगे और उसको सर्वर साइड पर प्रोसेस कर लिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट। हिंदी में कहा जाएगा वेब विकास में जावास्क्रिप्ट का उद्देश्य क्या है।
अब जावास्क्रिप्ट के बारे में ना कई सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, कई सारी बातें हमें पता चल गई। अब एक थ्योरेटिकल या लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप है ना किसी वेबसाइट वेब पेज को बनाने जा रहे हैं तो उसमें जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल बेसिकली कर क्यों रहे हैं, वो हमें आंसर देना है। ठीक है, ऑप्शन ए पे लिखा है टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द वेब पेज, यानी किसी भी वेब पेज की संरचना या कंटेंट को लिखने या डिफाइन करने के लिए। तो क्या ये सही आंसर है? मतलब एक वेब पेज की संरचना वगैरह जो डिज़ाइन होती है ना, वो बेसिकली है ना HTML में ही हो जाती है, यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। उसके लिए है ना हमें एडिशनल किसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता जनरली नहीं पड़ती है, हम एक बेसिक स्ट्रक्चर HTML में बना लेते हैं। तो ऑप्शन ए इतना रेलेवेंट नहीं लग रहा है, ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं। ये कह रहा है टू ऐड द इंटरैक्टिविटी एंड बिहेवियर टू द वेब पेज। थोड़ी सी डिफिकल्ट टाइप की लैंग्वेज है, चलो इसे रिजर्व रखते हैं। ऑप्शन सी पर लिखा है टू स्टाइल एंड फॉर्मेट द वेब पेज, यानी कि किसी वेब पेज का स्टाइल फॉर्मेट वगैरह करने के लिए। तो जनरली किसी वेब पेज को ना थोड़ा अट्रैक्टिव आकर्षक बनाने के लिए उसकी डिज़ाइन फॉर्मेट वगैरह जो हम चेंज करते हैं उसमें CSS का इस्तेमाल होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट का। तो ये भी आंसर सही नहीं है। ऑप्शन डी पर लिखा है टू मैनेज सर्वर साइड डाटा एंड डेटाबेस, यानी कि सर्वर साइड पर डाटा और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट तो फ्रंट एंड पे इस्तेमाल होती है ना, तो सर्वर साइड या बैक एंड पे तो नहीं होती है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि टू ऐड द इंटरैक्टिविटी एंड बिहेवियर टू द वेब पेज, यानी किसी वेबसाइट में जो वेब पेज है ना उनके बीच में इंटरैक्टिविटी, यानी वो आपस में एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं, और दोनों मतलब जो वेब पेजेस हैं वो आपस में कितना बिहेवियरल इफेक्टिव हैं। तो ये है ना सही आंसर होगा। मतलब वेब पेज है ना आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और सही तरीके से काम कर रहे हैं, सिंपल भाषा में कहा जाए तो इसके लिए ना जावास्क्रिप्ट का जनरली इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़े लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या कॉन्सेप्चुअल टाइप के भी कह सकते हो इनको, कि आपने ना अगर किसी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है तो उसके बारे में कितना जानते हो, क्या समझ पाए हो, इस टाइप के ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के जो क्वेश्चंस थे वो समाप्त होते हैं। अगले सेशन में मैं आपको मिलूंगा। ठीक है जी, अगली क्लास में मैं आपको मिलूंगा और इसके आगे वेब डेवलपमेंट के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, अब अगर देखो प्रॉपर आपके पास मेरी क्लासेस हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप प्रॉपर पहले क्लासेस को देखिए, सुनिए, थ्योरेटिकल चीज़ों को जानिए। इसके लिए ना आप लेटेस्ट क्लासेस के लिए मेरी एक एप्लीकेशन है स्टडी लाइव नाम से, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पर भी है ना आप क्लासेस बैचेस वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इशू दिक्कत डाउट परेशानी हो तो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। 8448832987 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं आपको इस पर कोई भी आपका जो डाउट होगा वो क्लियर करा दूंगा। ठीक है जी, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, इसके आगे और वेब डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन वेब डेवलपमेंट पर बनते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।